कहानी की शुरुआत होती है 100 टीनेजर्स से जो बचपन से ही अपनी फैमिलीज के साथ धरती के बाहर बने एक मेगा स्टेशन पर रह रहे थे, लेकिन वहां उनके गुनाह करने की सजा के तौर पर उन्हें धरती पर भेज दिया गया। दरअसल 97 साल पहले धरती पर एक न्यूक्लियर वॉर ने सब कुछ तबाह कर दिया था। इस न्यूक्लियर एपोकलिप्स ने हर किसी को मौत की नींद सुला दिया और पूरी दुनिया रेडिएशन की चपेट में आ गई। उस वक्त धरती के चक्कर लगा रहे 12 अलग अलग देशों के स्पेस स्टेशंस को आपस में जोड़कर एक मेगा स्टेशन बनाया गया था, जिसे द आर्क नाम दिया गया। तभी से यही आर्क इंसानियत का आखिरी ठिकाना बना हुआ था। फिलहाल बचे हुए लोग धरती के रेडिएशन फ्री होने का इंतजार कर रहे थे, मगर अंदाजा है कि इस प्रोसेस में अभी 100 साल और लग सकते हैं। खैर, थोड़ी देर पहले ही उसी मेगा स्टेशन के प्रिजनर सेल में क्लार्क नाम की लड़की ड्राइंग बना रही होती है। तभी कुछ गार्ड्स उसकी सेल में दाखिल होते हैं और उसके हाथ पर एक मेटेलिक रिस्टबैंड पहनाने की कोशिश करते हैं। अब वैसे क्लार्क के मुताबिक आर्क पर किसी भी जुर्म के लिए 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। यहाँ छोटे से छोटे गुनाह की सजा भी मौत है, बस मुजरिम की उम्र 18 साल से कम न हो। असल में उन्हें बालिग होने तक जेल में रखा जाता था। यहाँ मौत की सजा फ्लोटिंग के जरिए दी जाती है, जिसमें गुनहगार को खुले स्पेस में फेंक दिया जाता है। खैर, अभी क्लार्क को लग रहा था कि गार्ड्स उसे भी स्पेस में फेंकने वाले हैं, इसलिए गार्ड्स जब क्लार्क को काबू करने की कोशिश करते हैं तो वो घबरा जाती है। पर तभी उसकी माँ एबिगेल वहाँ पहुंचकर उसे बताती है कि उसे धरती पर भेजा जा रहा है। ये उसके लिए जिंदा रहने का एक मौका है। जिसके बाद क्लार्क को बेहोश कर दिया गया और जब उसकी आंख खुली तो वो एक पॉड में होती है, जहाँ उसके साथ 99 और जुवेनाइल मुजरिम मौजूद थे, जो सभी उसकी उम्र के थे और सबने वही मेटेलिक रिस्टबैंड पहने हुए थे। तभी आर्क के चांसलर जाहा की एक वीडियो पॉड में चलाई जाती है, जिसमें वो साफ तौर पर बताता है कि उन्हें इस मिशन के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि उनका क्रिमिनल स्टेटस की वजह से वैसे भी उन लोगों की जान जाने ही वाली थी। मतलब जैसे ही सब 18 के पूरे होते तो उन्हें स्पेस में फेंक दिया जाता। ये सुनकर टीनेजर्स काफी नाराज होते हैं। हालांकि जाहा आगे कहता है कि अगर धरती रहने लायक पाई गई तो इस खोज में उनकी मदद के बदले उनके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मिटा दिए जाएंगे और बाद में जब जाहा के साथ सब धरती पे आएंगे तो उन लोगों के साथ क्रिमिनल्स भी नॉर्मली रह सकते हैं। ये बताने के बाद जाहा हिदायत देता है कि लैंड करते ही उन्हें माउंट वेदर की तरफ बढ़ना होगा, जो एक पुरानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है और वहाँ 200 लोगों के लिए साल भर का खाना मौजूद है। ये सुनकर सब इस पर मान गए, पर जैसे कि वो सब थे तो बच्चे ही, इसीलिए तब कुछ बच्चे आम टीनेजर्स की तरह बर्ताव करने लगते हैं और चांसलर की बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। पर उस दौरान फिन नाम का एक लड़का अपनी सीट बेल्ट खोलकर हवा में तैरते हुए ग्रेविटी का मजा लेने लगता है ताकि क्लार्क जैसी लड़कियों को इम्प्रेस कर सके, और तब 2 और बच्चे उसकी देखा देखी यही करने लगते हैं। क्लार्क के बगल में जाहा का बेटा वेल्स बैठा हुआ था, जो खुद भी किसी जुर्म की वजह से जेल में था, और वेल्स और क्लार्क दोनों ही पहले काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तब वेल्स क्लार्क को बताता है कि जब उसे खबर मिली कि जुवेनाइल ऑफेंडर्स को धरती पर भेजा जा रहा है तो उसने जानबूझकर एक जुर्म किया ताकि वो क्लार्क के साथ रह सके। हालांकि क्लार्क उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि वेल्स की वजह से एक समय पर क्लार्क के पिता को मौत की सजा हो गई थी, जिसके लिए अभी वेल्स उससे माफी मांगता है, मगर क्लार्क उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती। इसी बीच लैंडिंग पोर्ट के पैराशूट्स खुलने लगते हैं और हवा में तैर रहे 2 लड़के दीवारों से जा टकराते हैं। उनके गिरने से बोर्ड पर मौजूद सारा कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गया, जिसका मतलब ये है कि अब कोई भी आर्क से संपर्क नहीं कर पाएगा, जिससे सब परेशान होने लगते हैं, क्योंकि ऐसे में बस उनका रिस्ट बैंड ही उनका सहारा था, जिसकी मदद से उनकी दिल की धड़कन और सांस का डेटा आर्क तक जा रहा था, जिस पे आर्क के लोग नजर रख रहे थे ताकि उन्हीं सिग्नल्स के जरिए धरती के माहौल का पता लगाया जा सके। आगे लैंडिंग पोर्ट धरती पर पहुंच जाता है, जिसके बाद बेलामी नाम का एक लड़का जैसे ही पोर्ट का दरवाजा खोलने वाला होता है तो क्लार्क उसे खबरदार करती है कि बाहर की हवा जहरीली हो सकती है, इसीलिए अभी वो रुक जाता है। तभी बेलामी की बहन ओक्टेविया उससे मिलती है, जो खुद भी मुजरिम थी और उसे सिर्फ इसीलिए जेल में डाला गया था क्योंकि वो पैदा हुई थी। दरअसल आर्क पर 1 से ज्यादा बच्चे पैदा करना गैर कानूनी है। खैर, अभी बेलामी खुलासा करता है कि वो कोई जुवेनाइल ऑफेंडर नहीं है, बल्कि वो ओक्टेविया का ख्याल रखने के लिए छुपकर इस पोर्ट में घुसा था। इतना बोलकर वो फिर से दरवाजा खोलने लगता है और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सबसे पहले ओक्टेविया बाहर कदम रखती है। वो सांस ले पा रही है। ओक्टेविया खुशी से चिल्लाती है और बाकी टीनेजर्स भी इस बात का जश्न मनाने लगते हैं। अब वैसे क्लार्क भी उतनी ही एक्साइटेड है, मगर वो फिक्र के साथ अपना मैप चेक करती है। तब फिन उससे परेशानी की वजह पूछता है तो वो बताती है कि उन्हें माउंट वेदर से एक पूरे जंगल की दूरी पर ड्रॉप कर दिया गया है, वही जगह जहां उनका अगला खाना मौजूद है। इसका मतलब पहले उन्हें इस जंगल को क्रॉस करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो माउंट वेदर पर पहुंच पाएंगे। ये सुनकर सब थोड़ा सा परेशान होते हैं और तब वेल्स और क्लार्क मिलकर माउंट वेदर जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन अभी कुछ बच्चे उनकी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखाते, जैसे बेलामी और
मर्फी नाम का लड़का वेल्स का मजाक उड़ाते हैं कि उसे लगता है कि वो धरती पर भी हुकूमत करेगा क्योंकि उसका बाप आर्क का बॉस है। इससे उन दोनों में बहस हो गई और तभी मर्फी वेल्स पर हमला करके उसका पैर जख्मी कर देता है। तभी फिन बीच बचाव करके वेल्स को बचाता है। इसके बाद बेलामी ऑक्टेविया को बताता है कि उसने आर्क पर कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो कानून की नजर में बड़ी मुसीबत में फंस सकता है, मगर उसने ऐसा क्या किया है इसके बारे में जल्द ही सबको पता चलेगा। खैर क्लार्क देखती है कि फिन अपना मेटलिक रिस्टबैंड निकालने की कोशिश कर रहा है, जिस पर वो उसे ऐसा ना करने को कहते हुए समझाती है कि ये रिस्टबैंड्स ही आर्क के लोगों को बता रहे हैं कि वो जिंदा हैं। अगर उन्होंने ये निकाल दिए तो ऊपर बैठे लोगों को लगेगा कि वो सब मर चुके हैं और धरती रहने लायक नहीं है, जिसके बाद वो कोई मदद नहीं भेजेंगे। तब बेलामी भी ये सारी बातें सुन लेता है। खैर अभी फिन, क्लार्क और दो लड़के जैस्पर और मॉन्टी माउंट वेदर की तरफ निकलने का फैसला करते हैं, जो देखकर ऑक्टेविया भी उनके साथ हो लेती है। मगर वेल्स अपने जख्मी पैर की वजह से नहीं चल पाता। जब वो जंगल से गुजर रहे होते हैं तो क्लार्क नोटिस करती है कि उन्हें कोई भी जानवर नजर नहीं आ रहा। उसे डर सताने लगा कि कहीं रेडिएशन ने सब कुछ खत्म तो नहीं कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा है तो जल्दी ही उनकी भी मौत हो जाएगी। तभी उनकी नजर एक हिरन पर पड़ती है, मगर जैसे ही वो हिरन अपना सिर घुमाता है तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि रेडिएशन की वजह से वो बुरी तरह म्यूटेट हो चुका है और उसके 2 सिर थे। दूसरी तरफ आर्क पर एबिगेल को खबर मिलती है कि चांसलर जाहा को गोली मार दी गई है। तब एबिगेल कानून तोड़ते हुए तय करी गई हद से ज्यादा रिसोर्सेस का इस्तेमाल करती है ताकि जाहा की जान बचाई जा सके। इसी बीच वाइस चांसलर केन को एक कमांडर बताता है कि बेलामी ही वो शख्स है जिसने जाहा पर गोली चलाई थी। कमांडर ये भी कहता है कि जब केन एक्टिंग चांसलर है तो वो आर्क पर मौजूद लोगों को मारने का हुक्म दे सकते हैं ताकि वक्त खरीदा जा सके। असल में लोगों से छुपकर ये राज रखा गया है कि आर्क का लाइफ सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे दम तोड़ रहा है और अगर अभी कुछ लोगों का बोझ कम नहीं किया गया तो सब खत्म हो जाएगा। केन का कहना है कि वो ये सब करना तो चाहते हैं, मगर कानून के मुताबिक काउंसिल की वोटिंग के जरिए। इधर धरती पर हर कोई वेल्स से नफरत कर रहा है, क्योंकि जब भी किसी को जेल भेजा गया या किसी के माँ बाप को फ्लोट किया गया तो वो हुक्म वेल्स के बाप ने ही दिया था। बेलामी इसका फायदा उठाते हुए मर्फी और बाकी लड़कों को भड़काता है। वो कहता है कि उन्हें अपने रिस्टबैंड्स उतार देने चाहिए ताकि आर्क के लोग उनका पीछा करते हुए यहाँ न आ सकें। वो उन्हें यकीन दिलाता है कि उनके गुनाह कभी माफ नहीं किए जाएंगे और अगर वो वापस गए भी तो उनके साथ सेकंड क्लास सिटीजन्स जैसा सलूक होगा। मर्फी और बाकी लड़के बेलामी की बात मान लेते हैं ताकि वो धरती पर अपनी मर्जी से रह सकें। इधर आर्क पर केन देखता है कि 2 रेस्टबैंड्स, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि बच्चे मर रहे हैं। हालांकि अबीगेल दलील देती है कि रेडिएशन से मौत अचानक नहीं होती, इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि धरती रहने लायक नहीं है। धरती पर जैस्पर और मोंटी सवाल करते हैं कि उन्हें अभी क्यों भेजा गया। तब क्लार्क बताती है कि आर्क का लाइफ सपोर्ट सिस्टम खत्म हो रहा है। क्लार्क के पिता ने ही सबसे पहले ये खोज की थी और वो लोगों को सच बताना चाहते थे। क्लार्क ने ये बात अपने दोस्त वेल्स को बताई, जिसने ये खबर गवर्नमेंट तक पहुंचा दी। गवर्नमेंट को लगा कि इससे पैनिक फैल जाएगा, इसलिए उन्होंने क्लार्क के पिता को फ्लोट कर दिया और क्लार्क को जेल में डाल दिया। फिलहाल चलते चलते वो एक नदी किनारे पहुंचते हैं, जहाँ ऑक्टेविया बिल्कुल टीनेजर्स वाली हरकत करती है और अपने कपड़े उतारकर नदी में कूद जाती है। पर तभी नदी के पानी में एक विशाल सांप जैसा जीव जाहिर होता है और ऑक्टेविया पर हमला कर देता है। पर तभी बाकी लोग सांप का ध्यान भटकाकर ऑक्टेविया को सही सलामत नदी से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद रात के वक्त वेल्स देखता है कि बेलामी सभी टीनेजर्स को रिस्ट बैंड्स उतारने के लिए मना रहा है। बेलामी सबसे कहता है कि वो यहाँ अपना खुद का समाज बनाएंगे, जहाँ कोई कानून नहीं होगा और वो जो चाहे कर सकेंगे। तभी बारिश होने लगती है और वेल्स उन्हें पानी जमा करने की सलाह देता है। दूसरी तरफ आर्क पर केन ने अबीगेल को मौत की सजा सुना दी है, क्योंकि उन्होंने जाहा की सर्जरी के वक्त कानून तोड़ा था। तब अबीगेल गर्व से कहती है कि उन्होंने ये सब केन को चांसलर बनने से रोकने के लिए किया और वो दोबारा भी यही करेंगी। इधर रात को क्लार्क की जब आँख खुली तब उसने देखा कि पूरा जंगल चमकती रोशनी से जगमगा रहा है, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है। और क्योंकि वहाँ फिन भी आ गया था तो मोमेंट बन जाने पर क्लार्क और फिन के बीच एक खूबसूरत पल गुजरता है। मगर इसी बीच बेलामी और मर्फी जोर जबरदस्ती करके वेल्स का रिस्टबैंड उतरवा देते हैं, जिसकी वजह से अब उसके जिंदा होने का डेटा भी आर्क तक नहीं जाने वाला था। दूसरी तरफ आर्क पर अभी अबीगेल को सजा देके स्पेस में फेंकने की तैयारी करी जा रही थी, मगर केन जैसे ही अबीगेल को फिकवाने वाला होता है, ठीक उसी समय चांसलर जाहा वहां पहुंच जाता है, जो पूरी तरह सही हो गया था। और क्योंकि ये सब अबीगेल की वजह से हुआ था, इसीलिए वो अबीगेल को माफ कर देते हैं, जिससे अबीगेल काफी खुश होती है। इधर धरती पर क्लार्क का ग्रुप नदी पार करने के लिए एक बेल का सहारा लेता है, जबकि जैस्पर ऑक्टेविया को इम्प्रेस करने के लिए सबसे पहले कूदता है और सही सलामत बेल से
झूलता हुआ दूसरी तरफ पहुंच जाता है। इससे खुश होकर सभी जश्न मना ही रहे होते हैं कि अचानक कहीं से एक भाला सीधा जैस्पर के सीने में आ लगा, जो देखकर सब काफी ज्यादा डर गए थे। और अब क्लार्क को एहसास होता है कि धरती पर वो अकेले नहीं है, उनके अलावा कोई ना कोई और भी उनकी तरह वहाँ पहले से मौजूद है। इसीलिए फिन, क्लार्क, ऑक्टेविया और मोंटी अपनी जान बचाकर भागते हैं, मगर रास्ते में उन्हें जैस्पर की चीखें सुनाई देती हैं। वो समझ जाते हैं कि जैस्पर अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए वापस आते हैं। मगर वहाँ आके उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अब तक जैस्पर वहाँ से गायब हो चुका था। दूसरी तरफ आर्क के कंट्रोल रूम में जाहा जब देखता है कि वेल्स का रिस्टबैंड ऑफलाइन हो गया है तो वो टूट जाता है, क्योंकि बेशक से वेल्स को एक कैदी की तरह सजा काटने धरती पर भेजा गया हो, मगर जाहा अपने बेटे से प्यार तो करता ही था। ये देखकर अबिगेल उसे समझाती है कि रिस्टबैंड बंद होने का मतलब मौत नहीं है, और हो सकता है कि किसी खराबी की वजह से रिस्टबैंड बंद हो गया हो। मगर केन के मुताबिक धरती रहने लायक नहीं है और उन्हें अब आर्क को बचाने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। असल में केन चाहता था कि उन्हें चुनाव करे गए लोगों को भी स्पेस में फेंक दिया जाए, जिससे उनके हिस्से के रिसोर्सेस बचेंगे और आर्क पे मौजूद लोगों को बचाने का कोई रास्ता निकालने के लिए थोड़ा सा और समय मिल जाएगा। मगर जाहा और अबिगेल अभी ऐसा करने से मना कर देते हैं। अब अगली सुबह धरती पे वेल्स देखता है कि टीनेजर्स किसी जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें किसी चीज से लेना देना नहीं था और वो अपनी मौज मस्ती में लगे थे। तो वेल्स बेलामी को संभालने को कहता है, क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो हंगामा उनके काबू से बाहर हो जाएगा। मगर बेलामी को इस बात की कोई परवाह थी ही नहीं। तभी मर्फी एक बार फिर वेल्स पर हमला करता है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी क्लार्क का ग्रुप वहाँ वापस पहुँचता है। वो सबको बताते हैं कि जैस्पर पर हमला हुआ है और इस प्लानेट पर कोई और भी मौजूद है। ये सुनने के बाद तो सब थोड़ा सा हैरान हो गए और तभी क्लार्क नोटिस करती है कि ज्यादातर लोगों ने अपने रिस्ट बैंड्स निकाल दिए हैं। ये देखकर वो उन्हें समझाती है कि उन्हें वापस अपने रिस्ट बैंड्स पहनने होंगे, क्योंकि अगर उन्हें धरती पर मौजूद दुश्मनों से लड़ना है तो उन्हें आर्क से मदद और रीइंफोर्समेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और वो रीइंफोर्समेंट्स तभी आएगी जब वो लोग अपने बैंड्स को एक्टिव रखेंगे, वरना आर्क पे मौजूद लोगों को यही लगेगा कि वो सब मारे गए हैं। तो ऐसे में तो कोई उनकी मदद करने कभी नहीं आएगा। मगर बेलामी को इस बात से अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक स्पीच देता है कि वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, और वेल्स और क्लार्क जैसे बड़े लोगों के बच्चे सिर्फ अपनी पुरानी हैसियत वापस पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। दूसरी तरफ अबिगेल जाहा को समझाती है कि केन अब काउंसिल में लोगों को मारने का मुद्दा उठाएगा, मगर उन्हें इसके खिलाफ वोट देना चाहिए, क्योंकि धरती पर अब भी उम्मीद बाकी है। इस पर जाहा उसे बताते हैं कि आर्क दम तोड़ रहा है और सिर्फ उम्मीद के सहारे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जल्द ही आर्क पे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, जिससे सबकी जान खतरे में आ जाएगी। वहीं धरती पर क्लार्क जैस्पर को बचाने के मिशन पर निकलने का फैसला करती है। वो बेलामी को इस मिशन में शामिल होने के लिए राजी कर लेती है, ये कहकर कि अगर वो सबका लीडर बनना चाहता है तो वो डरता हुआ नहीं दिख सकता। और वैसे बेलामी के पास एक गन भी थी जो इस सफर में उनके काम आ सकती थी, इसलिए बेलामी चलने के लिए मान गया और वेल्स और फेन भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। जाने से पहले बेलामी एडम नाम के एक लड़के को ऑक्टेविया का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देता है। वहीं क्लार्क मोंटी को हिदायत देती है कि वो इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके आर्क से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करे। इधर आर्क पर रेवन नाम की एक होनहार यंग इंजीनियर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जुवेनाइल प्रिजन जा रही होती है, पर उसे बताया जाता है कि वायरस की वजह से वहाँ क्वारंटीन लगा है। तभी रेवन अबिगेल को देखती है और साफ कहती है कि ये वायरस की बात झूठ है और वो लोग कुछ बड़ा छुपा रहे हैं। असल में आर्क पे नॉर्मल लोगों को इस बारे में पता ही नहीं था कि आर्क खराब होने वाला है, और उसकी वजह से प्रिजन के बच्चों को धरती पे भेज दिया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि धरती सही हो गई है या नहीं। वहीं धरती पर एडम जो ऑक्टेविया को संभाल रहा था, उसकी और ऑक्टेविया के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और ऑक्टेविया को भी एडम के साथ काफी अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ रेस्क्यू पार्टी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, जहां फिन और क्लार्क साथ में आगे बढ़ रहे थे और बेलामी और वेल्स साथ में। तब फिन और क्लार्क को आगे चलते हुए एक वाटरफॉल मिलता है, जिसे देखकर दोनों थोड़ी देर वहां रुककर सुकून के पल बिताते हैं, जिससे उनके बीच रोमांटिक केमिस्ट्री और बढ़ने लगती है। तभी अचानक उन्हें पत्थरों पर खून के निशान और जैस्पर के गोगल्स मिलते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि जो भी जैस्पर को अपने साथ लेके गया है वो उसके काफी करीब है। वहीं आर्क पर जैसे कि रेवन को शक हो गया था कि नॉर्मल लोगों से कुछ तो छुपाया जा रहा है, तो वो सच्चाई का पता करने के लिए कंट्रोल रूम में जाने की कोशिश करने लगी। मगर तभी एबिगेल रेवन को पकड़ लेती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। सब जानने के बाद रेवन को सच्चाई समझ आ जाती है और वो एबिगेल को समझाती है कि धरती पर बच्चे मर नहीं रहे, बल्कि वो टीनेजर्स हैं और वो वही कर रहे हैं जो उन्हें करने से मना किया गया था, यानी रिस्ट बैंड्स उतारना। ये चीज अब तक एबिगेल ने सोची नहीं थी, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे उसे साफ होने लगता है कि धरती पे चल क्या रहा है। वहीं धरती पर एडम और ऑक्टेविया को चमकती तितलियों से भरा एक जंगल मिलता है,
जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दूसरी तरफ आखिरकार रेस्क्यू पार्टी को जेस्पर मिल गया, जो एक पेड़ से बंधा हुआ था। हैरत की बात यह है कि उसके सीने के जख्म पर कुछ कुदरती दवाइयां लगी हैं ताकि वो जिंदा रहे। वो समझ जाते हैं कि जिसने भी ये किया है वो चाहता था कि वो जेस्पर को ढूंढ ले। इसी बीच आर्क पर काउंसिल की मीटिंग शुरू होती है, जहां केन 209 आम लोगों को मौत के घाट उतारने का प्रपोजल रखता है ताकि लाइफ सपोर्ट सिस्टम को ठीक करने का वक्त मिल सके। उस दौरान काउंसिल की वोटिंग टाई हो जाती है और अब आखिरी फैसला चांसलर के हाथ में है। तब जाहा वोट देने से इनकार कर देता है, जिसका कानून के मुताबिक मतलब ये है कि ये वोटिंग 10 दिन बाद दोबारा होगी। इसके बाद जाहा अबीगेल को बताता है कि उसके पास सिर्फ 10 दिन है बच्चों से संपर्क करने और ये साबित करने के लिए कि धरती रहने लायक है, ताकि आर्क पर लोगों को ना मारना पड़े। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगी तो जाहा के पास उन लोगों को स्पेस में फेंकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। ये जानकर अबीगेल एक पुराने लैंडिंग पोर्ट को ठीक करने के लिए रेवन की मदद लेती है, ताकि वो खुद धरती पर जाकर सबूत ला सके, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये सुनकर रेवन उसकी मदद करने के लिए इस शर्त पर राजी होती है कि वो भी साथ जाएगी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी वहीं है। इसी बीच रेस्क्यू पार्टी जब जेस्पर को पेड़ से नीचे उतार रही होती है, तभी एक तेंदुए जैसा खतरनाक जीव वहां पहुंचकर बेलामी पर हमला करने वाला होता है। पर तभी वेल्स, जिसने छुपकर बेलामी की गन चुरा ली थी, निशाना लगाकर उस जानवर को ढेर कर देता है। इसके बाद वो लोग जेस्पर और उस मरे हुए जानवर को लेकर वापस सबके पास पहुंच जाते हैं और सब खुश होकर जानवर को खाने की तैयारी करने लगते हैं। अब जैसा कि जेस्पर की हालत अभी भी पूरी तरह से सही नहीं थी, तो क्लार्क जेस्पर का इलाज शुरू कर देती है। इसी बीच बेलामी लोगों से कहता है कि अगर उन्हें खाना चाहिए तो रिस्ट बैंड्स उतारने होंगे। ये किसी को सही नहीं लगता। भी फिन बीच में आके सबको याद दिलाता है कि बेलामी ने ही कहा था कि यहाँ कोई कानून नहीं है और वो जो चाहे कर सकते हैं। तब वो रिस्ट बैंड उतारे बिना ही खाना ले लेता है। ये सुनकर बेलामी शांत हो गया और तभी उसे एडम और ऑक्टेविया की नजदीकियों के बारे में पता चलता है, जो देखकर वो काफी गुस्सा हो गया और एडम को सजा देता है, मगर उन्हें खबर नहीं कि उनका एक दुश्मन छुपकर ये सब देख रहा है। खैर, अभी खाना खाते समय क्लार्क को 1 साल पुराना एक वाक्य याद आया, जब वो उसके पिता जेक, जाहा और वेल्स एक पुराना फुटबॉल मैच देख रहे थे। तभी जेक को एक एनालिसिस रिपोर्ट मिलती है, जिसे देखकर उसका चेहरा उतर गया। दरअसल जेक को पता चला था कि आर्क पे बस 1 साल की ऑक्सीजन ही बची है, जिस बारे में वो बाद में एबिगेल को बताता है, जिससे वो भी काफी परेशान हो गई थी। तब जेक का मानना था कि लोगों को ये सच जानने का हक है, ताकि सब मिलकर इसका कोई न कोई हल निकाल सके। लेकिन एबिगेल डरती है कि इससे हर तरफ डर का माहौल हो जाएगा, जिससे बगावत भी हो सकती है। इसलिए वो जेक को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि ऐसा करने पर उसे फ्लोट कर दिया जाएगा, मगर जेक नहीं मानता। उस दौरान क्लार्क भी ये सारी बातें छुपकर सुन लेती है। उसकी वजह से क्लार्क काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, जिस बारे में बाद में वो वेल्स से बात करती है और उसे मना करती है कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए, जिस पर वेल्स मान गया। पर इसके अगले ही दिन जाहा के लोग जेक को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जेक सबको ऑक्सीजन के बारे में बताने वाला है। इसका मतलब क्लार्क के मना करने के बाद भी वेल्स ने जाहा को सब बता दिया था। उसी वजह से जेक को कुछ समय बाद स्पेस में फेंक दिया गया, और क्योंकि उस समय क्लार्क भी जाहा का साथ देने वाली थी, उसी वजह से उसे भी जेल हो जाती है। और अब प्रेजेंट में क्लार्क जेस्पर का इलाज कर रही है, जो दर्द से बुरी तरह करा रहा है। उसकी चीखों से बाकी बच्चे परेशान हो रहे थे। खैर, इसके बाद जब क्लार्क बाहर आती है तो उसे शार्लेट नाम की एक छोटी लड़की दिखाई थी, जो खुद भी नींद में चिल्ला रही थी। ये देखकर क्लार्क उससे बात करती है और शार्लेट उसे बताती है कि उसके माँ बाप को फ्लोट कर दिया गया था और उसे हर रात वही सपने आते हैं। ये सुनकर क्लार्क उसे दिलासा देती है। आगे रात के वक्त एक कपल टहलने निकलता है, तभी अचानक एक अजीब सा पीला कोहरा उन्हें घेर लेता है। ये कोहरा उनके जिस्म को जलाने लगता है। खैर, इसकी अगली सुबह ऑक्टेविया एडम के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, मगर वो कोई जवाब नहीं देता, जिससे ऑक्टेविया समझ जाती है कि जरूर बेलामी ने कुछ किया है। इसीलिए ऑक्टेविया गुस्से में बेलामी के पास जाके उसे सुनाने लगती है। इसी बीच ज्यादा से ज्यादा लोग जेस्पर की चीखों से परेशान होकर शिकायत करने लगते हैं, जिस पर बेलामी साफ कह देता है कि अगर कल तक उसकी हालत नहीं सुधरी तो उन्हें उसे मारना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से सब परेशान हो रहे हैं। इस पर क्लार्क, मोंटी और ऑक्टेविया उसे बुरा भला कहते हैं, मगर हैरत की बात यह है कि फिन भी बेलामी का ही साथ देता है, क्योंकि उसके हिसाब से शायद जेस्पर अब नहीं बच पाएगा। तब क्लार्क उन जड़ी बूटियों का एनालिसिस करती है जो जेस्पर की छाती पे लगे थे। उससे पता चलता है कि अगर उन्हें ये और मिल जाए तो जेस्पर की जान बच सकती है। ये जानकर वेल्स, जो बॉटनी में माहिर है, बताता है कि ये बूटियां शायद किसी ठहरे हुए पानी के पास मिल सकती हैं। इसीलिए अब क्लार्क, फिन और वेल्स उनकी तलाश में निकलते हैं। रास्ते में वेल्स क्लार्क को मनाने की कोशिश करता है, मगर क्लार्क साफ कह देती है कि उसके पिता की मौत की वजह वही
रही है और वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। इस दौरान उन्हें एक पुरानी कार का ढांचा मिला। दूसरी तरफ बेलामी और उसकी गैंग शिकार पर निकलते हैं, जहां शार्लेट भी उनके साथ जुड़ जाती है। पहले तो वो उसे वापस भेजना चाहते हैं, मगर उसकी हिम्मत देखकर बेलामी उसे एक चाकू पकड़ा देता है और उनके साथ रहने को कहता है। वहीं फिन, क्लार्क और वेल्स को आखिरकार वो बोटियां मिल जाती हैं, जो दरअसल एक तरह की सीवीड है। पर तभी वही पीला जहरीला कोहरा एक तूफान की तरह वहां पहुंच जाता है। तब अपनी जान बचाने के लिए वो तीनों उसी पुरानी कार के अंदर छुप गए। अब क्योंकि बेलामी और शार्लेट के पास भी वो तूफान आने वाला था, उसी वजह से वो लोग भी एक गुफा में पनाह लेते हैं। मगर एडम उस कोहरे की चपेट में आ गया और बुरी तरह जलने लगा। इससे बेलामी और शार्लेट काफी डर गई थी, मगर वो अभी कुछ भी नहीं कर सकते थे। तब शार्लेट तूफान के बंद होने तक सो जाती है। उधर फिन को कार के डैशबोर्ड से शराब मिलती है और वो तीनों मिलकर उसे पीते हैं। तब नशे में धुत क्लार्क वेल्स से सवाल करती है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। वेल्स सिर्फ इतना कहता है कि उससे गलती हो गई, मगर क्लार्क के लिए ये जवाब काफी नहीं था। इधर गुफा में शार्लेट फिर से नींद में चिल्लाती है। तब बेलामी उसे एक अजीब सलाह देता है। वो कहता है कि उसे अपने डर का सामना जागते हुए करना चाहिए, ताकि वो उसे सोते वक्त परेशान न करे। इसी बीच कैंप में कोहरे की वजह से सब लोग लैंडिंग पोर्ट के अंदर बंद हैं और जेस्पर की चीखें सबको परेशान कर रही होती हैं। तब मर्फी जेस्पर को जान से मारने का इरादा बनाता है, मगर ऑक्टेविया और मोंटी फौरन जेस्पर के केबिन का दरवाजा लॉक कर देते हैं। इसके थोड़ी देर बाद कोहरा साफ हो जाता है और पूरा ग्रुप जेस्पर की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में फिन क्लार्क से कहता है कि वेल्स उससे सच्चा प्यार करता है, पर जब बात उसके पिता की आती है तो वो कभी साफ जवाब नहीं देता। तब फिन पूछता है कि क्या उसे 100% यकीन है कि वेल्स ने ही वो राज खोला था। क्लार्क कहती है कि उसने सिर्फ वेल्स को ही बताया था, मगर फिन के सवाल उसे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वहीं गुफा से बाहर निकलने पर जब बेलामी को एडम मिला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि एडम का पूरा जिस्म जल चुका था और उस पर छाले निकल आए थे। तब एडम दर्द से कराहते हुए बेलामी से मौत की भीख मांगता है, जिस पर बेलामी पहले तो मना कर देता है। तभी क्लार्क वहां पहुंचकर एडम की हालत देखती है और बेलामी को इशारा करती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। इशारा करने के बाद वो चाकू उठाती है और एडम को उसके दर्द से आजाद कर देती है। इस घटना के बाद बेलामी के दिल में क्लार्क के लिए इज्जत बढ़ जाती है और अब जब वो कैंप वापस पहुंचते हैं तो एडम की लाश देखकर ऑक्टेविया टूट गई और उसे लगता है कि बेलामी ने ही एडम को जान से मारा है, क्योंकि उसे ऑक्टेविया का एडम के साथ रहना पसंद नहीं था। खैर, इसके बाद क्लार्क उस सीवीड से दवा बनाकर जेस्पर को देती है, जिसके बाद वो बाहर आकर देखती है कि वेल्स एडम के लिए कब्र खोद रहा है। उस दौरान क्लार्क वेल्स को बताती है कि उसे अब समझ आ गया है, उसके पिता का राज वेल्स ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने खोला था, क्योंकि उनके अलावा वही एक शख्स थी जो ये सच जानती थी। इस पर वेल्स हाँ बोलता है, क्योंकि सच में उसने जैक के बारे में अपने पिता को कुछ नहीं बताया था और उसने इस बारे में आज तक क्लार्क को कभी इसी वजह से नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि क्लार्क उसकी बातों की वजह से अपनी माँ से भी नफरत करने लग जाए। इसलिए उसने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया ताकि क्लार्क को उस कड़वे सच से बचा सके। ये सुनकर क्लार्क इमोशनल होते हुए वेल्स से माफी मांगती है और उसे गले लगा लेती है। खैर, उसी दौरान जेस्पर पे भी वो दवा असर करती है और जेस्पर होश में आ जाता है, जिसे देखकर सब काफी खुश होते हैं। अब रात में जब वेल्स गार्ड ड्यूटी पर होता है तो शार्लेट उसके पास आती है। तब उसे देखकर वेल्स उससे प्यार से बात करने लगता है, मगर तभी शार्लेट अचानक वेल्स की गर्दन में चाकू घोंप देती है। जब वेल्स उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसकी उंगलियों को भी काट देती है, जिससे वेल्स का बहुत ज्यादा खून बह जाता है और वेल्स धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ने लगा। तब शार्लेट उसे बताती है कि उसके बाप जाह ने ही उसके माँ बाप को फ्लोट करने का हुक्म दिया था। वो हर रात यही सपना देखती है और सुकून से सोने का एक ही रास्ता है, अपने डर यानी डीमंस को खत्म करना। इसी वजह से वो उसे मार रही है। मतलब इस लड़की ने बेलामी की बातों को किसी और ही तरह से ले लिया और बेचारा वेल्स बलि चढ़ गया। वैसे इस छोटी बच्चे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। खैर, अभी अगली सुबह क्लार्क वेल्स की कब्र के पास खड़ी होती है और उन्हें पता ही नहीं था कि असल में वेल्स को शार्लेट ने मारा है। सबको यही लग रहा था कि जो लोग उनके अलावा धरती पर मौजूद हैं ये उनका काम है। पर इतने में ही फिन वहां आकर उसे चौकन्ना रहने को कहता है, क्योंकि वो लोग अभी भी आसपास हो सकते थे। इस पर क्लार्क फिन को बताती है कि कैसे वेल्स ने उसे अपनी माँ से नफरत करने के दुख से बचाने के लिए खुद को बुरा बनने दिया। उसी वजह से क्लार्क को अभी और ज्यादा बुरा लग रहा था और अब वो चाहती थी कि वो अपनी माँ को भी वही दर्द दे जो उन्होंने उसे दिया है। तभी उसे एक आइडिया आया और वो मोंटी से कहकर अपना रिस्ट बैंड निकलवा देती है और उसका ये तरीका काम करता है, क्योंकि जब आर्क पर अबेगेल देखती है कि क्लार्क के जिंदा होने के सिग्नल आना बंद हो चुके हैं तो वो बुरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि अब उसे भी लग रहा था कि शायद क्लार्क की मौत हो चुकी है। इधर मोंटी क्लार्क को बताता है कि वो रिस्ट बैंड्स का इस्तेमाल करके एक कम्युनिकेशन डिवाइस बनाने के काफी करीब है, जिससे वो आर्क से संपर्क कर सकेंगे। इससे क्लार्क को बाकियों के लिए थोड़ा सा अच्छा लगता है।
खैर अभी दुश्मनों के डर से सभी टीनेजर्स कैंप के चारों तरफ एक दीवार खड़ी करने लगते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद जब जेस्पर और ऑक्टेविया दीवार के बाहर निकलते हैं तो जेस्पर ठोकर खाकर गिरता है और उसे वहाँ वही चाकू और वेल्स की उंगलियां मिलती हैं, जिससे उसे समझ आ गया था कि पक्का ये उनके दुश्मनों का नहीं बल्कि उनके ही ग्रुप के किसी बंदे का काम है। इधर आर्क पर केन को शक होने लगता है कि उससे और बाकी लोगों से कुछ तो छुपाया जा रहा है, क्योंकि अबीगेल बार बार स्पेस स्टेशन के एक खास हिस्से में जा रही थी। ये वही जगह थी जहाँ रेवन पुराने लैंडिंग पोर्ट को ठीक कर रही थी। तब अबीगेल रेवन से कहती है कि उन्हें जल्दी करनी होगी, जिस पर रेवन बताती है कि उन्हें बस एक प्रेशर रेगुलेटर चाहिए और वह जानती है कि वो कहाँ मिलेगा। वहीं धरती पर जेस्पर और ऑक्टेविया वही चाकू बेलामी और क्लार्क को दिखाते हैं। क्लार्क नोटिस करती है कि चाकू उन्हीं के लैंडिंग पोर्ट के मेटल से बना है, जिससे उनका शक यकीन में बदल गया कि वेल्स की जान उनके ही अपने ग्रुप के किसी बंदे ने ली है। अब वैसे उस चाकू पर मर्फी के नाम के शुरुआती अक्षर लिखे हुए थे, जिससे सबको मर्फी ही कातिल लगता है। जिस दौरान बेलामी मर्फी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके मना करने के बावजूद क्लार्क बाहर निकलकर मर्फी का सामना करती है और सबके सामने मर्फी पर कत्ल का इल्जाम लगाती है। बाकी टीनेजर्स बड़ी आसानी से मान जाते हैं, क्योंकि मर्फी ने पहले भी वेल्स पर हमला किया था और जेस्पर को मारने की कोशिश की थी। इसीलिए गुस्से में भरे टीनेजर्स की भीड़ फैसला करती है कि मर्फी को फांसी दे देनी चाहिए। इस पर क्लार्क उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि बदला लेना इंसाफ नहीं है, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। तब जाकर क्लार्क को एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और टीनेजर्स की भीड़ मर्फी को फांसी पर लटका देती है और बेलामी से कहती है कि वो उसके नीचे से बाल्टी हटा दे। तब बेलामी भी लोगों की जिद के आगे झुक जाता है, मगर ये सब देखकर शार्लेट से रहा नहीं गया और वो सबके सामने आके रोते हुए कबूल करती है कि वेल्स का कत्ल उसने किया है। इससे सब हैरान हो जाते हैं और अभी क्लार्क मौका पाते ही मर्फी को फांसी से बचा लेती है। दूसरी तरफ आर्क पर रेवन एक इलीगल पार्ट्स डीलर निगेल से मिलने पहुंचती है और उससे प्रेशर रेगुलेटर मांगती है, जिसके बदले निगेल एक घिनौनी शर्त रखती है कि रेवन को किसी ऐसे शख्स के साथ सोना होगा जिसका निगेल पर एहसान है। इस पर रेवन इस डील को ठुकरा देती है और अबीगेल को बताती है कि वो निगेल से रेगुलेटर नहीं ले पाई। तब अबीगेल खुद निगेल से मिलती है और उसे मॉर्फिन देकर वो पार्ट हासिल कर लेती है। इसके थोड़ी देर बाद ही केन निगेल के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसे अबीगेल के वहां आने के बारे में पता चल गया था और जैसा कि पार्ट्स लेने से पहले अबीगेल को निगेल को सब बताना पड़ा था, तो अब ये निगेल डर के मारे केन के सामने सब बक देती है। वहीं धरती पर मर्फी गुस्से से आग बबूला था और मांग करता है कि शार्लेट को भी उसी तरह फांसी दी जाए जैसे उसे दी जा रही थी। लेकिन बेलामी, क्लार्क और फिन ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए वो इस हालत को संभालने का प्लान बनाते हैं। तब बेलामी बाहर निकलकर मर्फी को समझाने की कोशिश करता है, मगर क्योंकि बेलामी ने खुद उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी, इसलिए मर्फी अब उसकी इज्जत नहीं करता। वो जबरदस्ती टेंट में घुसता है, मगर तब तक फिन और क्लार्क शार्लेट को लेकर वहाँ से भाग चुके थे और यही उनका प्लान था। अब इसके बाद शार्लेट जब क्लार्क का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है तो क्लार्क उस पर चिल्लाती है। वो उसे याद दिलाती है कि वो सिर्फ उसकी जान बचा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वेल्स के कातिल के लिए उसे माफ कर दिया जाए। वो उसे एहसास दिलाती है कि वो एक कातिल है और उसे इसका अफसोस होना चाहिए। वहीं इसके बाद फिन उन्हें मर्फी से छुपाने के लिए एक अंडरग्राउंड बंकर में ले जाता है जो उसने दिन में ढूंढा था। वहाँ वो लोग सो जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद क्लार्क की जब आंख खुली तो वो देखती है कि शार्लेट वहाँ से जा चुकी है, क्योंकि वो काफी ज्यादा गिल्ट फील कर रही थी और वो किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। वहीं शार्लेट जंगल में भाग रही होती है, तभी बेलामी उसे ढूंढ लेता है। वो उसे बचाने का वादा करता है, मगर शार्लेट गुनाह के बोझ से दब चुकी थी और कहती है कि वो बस सरेंडर करना चाहती है। उतने में ही मर्फी और उसकी गैंग वहां पहुंच जाते हैं, मगर बेलामी फिर भी उसे बचाने की कोशिश करता है। तब बेलामी एक पहाड़ी के किनारे पहुंच जाता है, जहां मर्फी और उसकी गैंग उसे और शार्लेट को घेर लेते हैं। पर इतने में ही फिन और क्लार्क भी वहां पहुंच गए, मगर मर्फी तुरंत क्लार्क को होस्टेज बना लेता है। वो बेलामी से मांग करता है कि वो शार्लेट को उसके हवाले कर दे। अब शार्लेट, जो किसी को अपनी वजह से मरते हुए नहीं देख सकती थी, खुद ही पहाड़ी से छलांग लगा देती है और अपनी जान दे देती है। तब गुस्से में पागल होकर बेलामी मर्फी पर टूट पड़ता है और उसे लगभग मार ही डालता है, मगर जैसे तैसे क्लार्क उसे रोक लेती है। वो कहती है कि उन्हें जानवरों की तरह जीना बंद करके कुछ उसूल बनाने होंगे, इसीलिए फैसला ये होता है कि मर्फी को कैंप से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। इधर आर्क पर अबीगेल को खबर मिलती है कि केन उसे अरेस्ट करने आ रहा है। तब वो रेवन को हुक्म देती है कि वो अकेले ही पोर्ट में निकल जाए और वो खुद केन का ध्यान भटकाएगी। उनके लिए सबसे जरूरी ये है कि वो धरती के रहने लायक होने का सबूत पेश कर सके, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। इस पर शुरू में तो रेवन नहीं मानती, मगर उसे आखिरकार अबीगेल की बात माननी ही पड़ती है। तब अबीगेल केन का ध्यान भटकाती है ताकि रेवन लैंडिंग पोर्ट के जरिए धरती के लिए उड़ान भर सके और अभी केन अबीगेल को गिरफ्तार कर लेता है। वहीं धरती पर मोंटी आखिरकार वो कम्युनिकेशन डिवाइस तैयार कर लेता है, मगर जैसे ही वो उसे टेस्ट करते हैं वो काम नहीं करता। उल्टा उसकी वजह से बाकी बचे हुए सारे इंस्ट्रूमेंट्स जलकर खराब हो
जाते हैं। तब फिन इस नाकामी से बुरी तरह चिढ़ जाता है और बंकर में तोड़फोड़ करने लगता है। वो मायूस होकर क्लार्क से कहता है कि अब सब खत्म हो गया है और वो यहाँ हमेशा के लिए फंस चुके हैं। इस पर क्लार्क उसे दिलासा देते हुए कहती है कि वो अकेला नहीं है जब तक वो उसके साथ है। इस इमोशनल पल में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। खैर अब अगली सुबह क्लार्क फिन से कहती है कि ये सिर्फ सुकून पाने की कोशिश नहीं थी बल्कि वो सच में उसे पसंद करती है। इस पर फिन मजाक में जवाब देता है क्योंकि वो अभी बस क्लार्क के साथ था मगर उसे क्लार्क पूरी तरह से पसंद नहीं थी। वहीं आर्क पर जाहा जेल में अबिगेल से मिलने आता है और उसे रिहा करने का हुक्म सुनाता है क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स की सख्त कमी है और ऐसे में वो अबिगेल को स्पेस में फेंकने का रिस्क नहीं उठा सकते थे। अब वैसे जाहा जानता था कि केन उसकी बात आसानी से नहीं मानेगा, इसलिए वो उसे अच्छे से बताता है कि आर्क पर ऑक्सीजन का लेवल तेजी से गिर रहा है और उसी वजह से केन के लोगों को मारने वाला प्लान काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है, जिससे केन खुश हो जाता है और अबिगेल को छोड़ देता है। इधर क्लार्क और फिन खुले आसमान में बैठे सितारों को निहार रहे थे। तभी उन्हें एक टूटता तारा नजर आता है मगर गौर से देखने पर क्लार्क को एहसास होता है कि वो कोई तारा नहीं बल्कि एक लैंडिंग पोड है। ये समझ आते ही क्लार्क और फिन तुरंत उसकी तरफ भागते हैं और तब कैंप में बाकी टीनेजर्स भी उसे देखकर एक्साइटेड हो गए और अंदाजा लगाने लगे कि आर्क ने उनके लिए क्या भेजा होगा। अब जहाँ सब एक्साइटेड थे वहीं बेलामी काफी फिक्रमंद था क्योंकि उसे अपना पुराना गुनाह याद आता है। दरअसल उसने ही जाहा को गोली मारी थी क्योंकि केन ने उसे ऐसा करने को कहा था क्योंकि केन शुरू से जाहा की पोजीशन लेना चाहता था और बेलामी ऐसा करने के लिए माना था क्योंकि वो अपनी बहन से मिलना चाहता था और ऐसा करने का सिर्फ यही रास्ता था कि वो केन की बात मान ले, जिसके बाद केन उसे उस पोर्ट में अर्थ पे भेज देगा जिसमें बाकी बच्चों को भेजा गया है। उसी वजह से अभी बेलामी सबसे कहता है कि रात के वक्त कोई भी पोर्ट के पास नहीं जाएगा क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। इधर पोर्ट क्रैश लैंड होता है जिसकी वजह से रेवन बेहोश हो जाती है। उस दौरान आर्क से रेडियो के जरिए अबिगेल बार बार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी मगर वो कोई जवाब नहीं दे पाती। वहीं कैंप में फिन और क्लार्क जब वापस पहुंचे तो उन्हें पता चला कि बेलामी गायब है। वो समझ जाते हैं कि बेलामी उस पोर्ट के रेडियो को खत्म करने गया है क्योंकि जब से वो धरती पर आया है उसने हर मुमकिन कोशिश की है कि आर्क को धरती की सच्चाई पता न चले। उधर ऑक्टेविया भी बेलामी के पीछे जाती है और उससे जानने की कोशिश करती है कि वो रेडियो को बर्बाद क्यों करना चाहता है। इस पर बेलामी उसे सब बता देता है कि जब उसे पता चला कि ऑक्टेविया उन 100 बच्चों में शामिल है जिन्हें धरती पर भेजा जा रहा है तो वो किसी भी हाल में उसके साथ आना चाहता था। ऑक्टेविया ये सुनकर दंग रह गई और साफ कहती है कि उसने कभी बेलामी से ऐसा कुछ करने को नहीं कहा था। वहीं आर्क पर जाहा और केन इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि वो 300 लोगों की मौत को एक हादसा कैसे दिखाएंगे क्योंकि अगर सबको ये पता चलेगा कि उन्हें सरकार ने मरवाया है तो सब परेशान हो जाएंगे। इसीलिए अब कुछ सोचते हुए जाहा खुद एक बड़ा फैसला सुनाता है। वो खुद उन मरने वाले लोगों के साथ शामिल होगा और केन नया चांसलर बनेगा। केन ये सुनकर हैरान रह गया मगर असल में वो यही चाहता था कि जल्द से जल्द जाहा मर जाए। बेलामी रेवन के पोर्ट तक पहुंच जाता है और जब तक रेवन होश में आती है वो वहाँ से रेडियो लेकर नदी में फेंक देता है। पर इतने में ही क्लार्क भी वहाँ पहुँच गई जिसके साथ फिन भी था। इसलिए अभी रेवन पहले तो पोर्ट से बाहर आके धरती की हवा को महसूस करते हुए बेहद खुश होती है और जब उसकी नजर फिन पे पड़ती है तो वो और ज्यादा खुश होते हुए तुरंत उसे गले लगा लेती है क्योंकि फिन ही उसका बॉयफ्रेंड है जिससे मिलने रेवन जुवेनाइल कैद में जा रही थी। उस दौरान क्लार्क खामोशी से उन दोनों को गले लगते और किस करते हुए देखते रह जाती है जो उसके लिए काफी अजीब था। तब रेवन क्लार्क को बताती है कि उसकी माँ अबिगेल ने ये सब मुमकिन किया है। वो ये भी बताती है कि उन्हें फौरन आर्क से संपर्क करना होगा क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो काउंसिल लोगों को मारना शुरू कर देगी। आर्क पर अबिगेल जाहा को कायर कहती है क्योंकि वो जिम्मेदारी से भागकर मरने वालों में शामिल हो रहा था। इसी वजह से अब वो अपने कमरे में जाती है और जेक का वो पुराना वीडियो मैसेज निकाल लेती है जिसमें जेक ने सारी बातें बता रखी थी कि किस तरह से आर्क कुछ समय बाद रहने लायक नहीं बचेगा। इसके बाद अबिगेल वो वीडियो मैसेज पूरे स्टेशन पर चला देती है और सबको लोगों को मारने के प्लान के बारे में बता देती है। वहीं ऑक्टेविया जब कैंप में वापस जा रही थी तब अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गिरकर बेहोश हो गई जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलता। दूसरी तरफ क्लार्क और फिन बेलामी को घेर लेते हैं और रेडियो के बारे में पूछते हैं। तभी रेवन उन्हें बताती है कि बेलामी एक भगोड़ा है क्योंकि उसने जाहा को गोली मारी थी मगर साथ ही वो ये खुलासा भी करती है कि जाहा अभी जिंदा है। इससे बेलामी हैरान होता है और तब क्लार्क बेलामी को समझाती है कि वो कातिल नहीं है बल्कि सिर्फ अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये बताते हुए वो उससे रेडियो देने की गुजारिश करती है। तब बेलामी भी सभी टीनेजर्स को नदी में रेडियो ढूंढने का काम पर लगा देता है। रेडियो मिल तो जाता है मगर उसे ठीक करने में काफी वक्त लगेगा और उनके पास वक्त बिल्कुल नहीं है क्योंकि आर्क पर मौत का खेल शुरू होने वाला था। तभी रेवन को एक नया आइडिया आता है। वहीं आर्क पर चांसलर के ऑफिस के बारे में भीड़ जमा होने लगती है। केन को डर था कि कहीं दंगे शुरू न हो जाए मगर सबकी हैरत का ठिकाना तब नहीं रहता जब लोग खुद आगे
जाकर खुद को एग्जीक्यूट करवाने के लिए अपना नाम देने लगते हैं। इन लोगों में वो माँ बाप शामिल थे जो अपने बच्चों को बचाना चाहते थे, और वो हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे की जिंदगी के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार थे। तब जाहा कहता है कि जैक सही था, सच ने लोगों के अंदर की इंसानियत और अच्छाई को जगा दिया है, क्योंकि जैक ने कहा था कि जब लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो वो दंगे नहीं करेंगे, बल्कि सब एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे। इतना बोलकर जाहा अब भी मरने वालों के साथ शामिल होना चाहता था, मगर अब खुद केन उसे रोक देता है। केन कहता है कि लोग ये कुर्बानी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें जाहा जैसे लीडर पर भरोसा है जो उनके परिवार का ख्याल रखेगा। केन खुद को उस काबिल नहीं मानता और कहता है कि आगे के सफर के लिए उन्हें जाहा की जरूरत है। वहीं धरती पर रेवन का प्लान ये था कि ऐसे पावरफुल फ्लेयर्स यानी रोशनी वाले रॉकेट छोड़े जाएं जो एटमॉस्फेयर के ऊपर तक जा सकें, ताकि आर्क के लोग उन्हें देख सकें। लेकिन इसी बीच फिन, क्लार्क और रेवन के बीच की ऑकवर्डनेस खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इधर आर्क पर जहां एक तरफ कुर्बानी देने वाले लोग अपने परिवारों को आखिरी बार अलविदा कह रहे थे, तो दूसरी तरफ धरती पर सभी नौजवान मिलकर उन पावरफुल फ्लेयर रॉकेट्स को बनाने में दिन रात एक कर देते हैं। और फिलहाल आर्क पर लोगों को स्पेस में फेंकने का वो मंजर शुरू होता है जो बेहद दर्दनाक और दिल को चीर देने वाला था। ठीक उसी वक्त धरती से फ्लेयर रॉकेट्स छोड़े जाते हैं जो आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाते हैं। तभी सबको आसमान में काफी सारे टूटते तारे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर सब तो खुश हो रहे थे, पर क्लार्क काफी दुखी हो जाती है क्योंकि वो समझ गई थी कि वो सितारे नहीं बल्कि वो 300 लोग हैं जिन्हें स्पेस में फेंक दिया गया है। इधर जंगल में ऑक्टेविया की जब आंख खुली तो वो देखती है कि एक नेटिव यानी कि धरती का निवासी उसके सामने खड़ा है। आर्क पर जाहा और अबिगेल एक साथ बैठे हुए आज की इस भयानक घटना के बारे में सोच रहे थे, पर तभी उनकी नजर उन फ्लेयर रॉकेट्स पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो दोनों हैरत और सदमे में रह जाते हैं। उन्हें उम्मीद की एक नई किरण नजर आती है और वो समझ जाते हैं कि धरती पर बच्चे सही हैं। क्लार्क का मानना था कि उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी अब आर्क से संपर्क करने का रास्ता ढूंढना है, क्योंकि अगर उन्हें ये पता नहीं चला कि धरती रहने लायक है तो और भी मासूमों की जान जाएगी। इधर रेवन निराश होकर पूछती है कि जब ट्रांसमीटर ही टूट चुका है तो वो इसे ठीक कैसे करेंगे। तभी क्लार्क को उस रेफ्यूजी का ख्याल आता है जो उसने और फिन ने ढूंढा था, जहां शायद जरूरी पार्ट्स मिल सकते हैं, इसीलिए वो वहां चले जाते हैं। इस दौरान कैंप में बेलामी को ऑक्टेविया कहीं नहीं मिलती, इसलिए वो ऑक्टेविया की तलाश में अपने साथियों के साथ घने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर ऑक्टेविया को होश आने पर वो एक जमीन पर रहने वाले इंसान की गुफा में थी, जहाँ से वो बाहर आने में कामयाब हो जाती है, पर अभी वो बेलामी और उसके साथियों को कहीं नहीं मिली थी। अभी सुबह सुबह बेलामी और उसके साथी ऑक्टेविया को ढूंढते हुए ग्राउंडर्स के एरिया में आ जाते हैं, जिस दौरान ही अचानक कुछ ग्राउंडर्स उन पे हमला करके उसके कई साथियों को मार देते हैं, जिससे बचे हुए लोग इधर उधर भागने लग गए थे। तब एक औरत भागते हुए उस तरफ जाती है जहां ऑक्टेविया भी मौजूद थी, जिसकी आवाज सुनकर ऑक्टेविया भी उसके पास जाने लग गई थी। पर तभी रात वाला ग्राउंडर उसका मुंह बंद कर देता है और अगले ही पल दूसरा ग्राउंडर उस औरत को जाके मार देता है। इससे ऑक्टेविया को ये बात तो समझ आ जाती है कि वो ग्राउंडर उसकी जान नहीं लेना चाहता, बल्कि वो उसे बचा रहा है। लेकिन वो ग्राउंडर ऑक्टेविया को फ्री भी नहीं करता और उसे अपनी गुफा में वापस ले आता है। इसके थोड़ी देर बाद जब ग्राउंडर गुफा में वापस आता है तो ऑक्टेविया अचानक उस पर हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, और तभी बेलामी, फिन और जेस पर भी गुफा में आ जाते हैं। तब बेलामी ग्राउंडर को जान से मारने वाला था, लेकिन ऑक्टेविया उसे रोक लेती है क्योंकि ग्राउंडर ने भी उसे नहीं मारा था। तभी फिन की नजर ग्राउंडर के पास किसी चीज पर पड़ी और जैसे ही वो उसे देखने के लिए झुका, ग्राउंडर ने अचानक हमला करके उसके सीने में खंजर घोंप दिया। इसके बाद वो बेलामी को भी घायल करने वाला था, लेकिन जैस्पर ने ग्राउंडर को बेहोश कर दिया और वो लोग ग्राउंडर और फिन को जल्दी से अपने कैंप में वापस ले गए। वहाँ फिन की हालत काफी बिगड़ रही थी क्योंकि खंजर का टुकड़ा उसके शरीर में घुस गया था, और अभी क्लार्क उसकी हालत देखकर समझ गई कि उसे बस तभी बचाया जा सकता है जब रेवन रेडियो को सही करके अबिगेल से इलाज का तरीका पूछे। अब तक किस्मत से रेवन ने रेडियो सही भी कर दिया होता है और अभी अबिगेल से कांटेक्ट होने पर दोनों तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। जहाँ भी काफी खुश था, पर जब उसे वेल्स की मौत के बारे में पता चला तो वो टूट गया। तभी क्लार्क ने अबिगेल से फिन को सही करने का तरीका पूछा और जैसे तैसे फिन के शरीर से खंजर का टुकड़ा निकाल दिया गया, मगर इसके बाद फिन को काफी तेज बुखार हो गया था और बाद में अबिगेल क्लार्क को होशियार रहने की सलाह देती है, जिस दौरान वो अबिगेल से अकेले में बात करने को भी कह रही थी, लेकिन क्लार्क नफरत की वजह से मना कर देती है। इस बीच बेलामी और उसके साथी ग्राउंडर से मारपीट करते हुए पूछताछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन काफी पिटने के बाद भी ग्राउंडर कुछ नहीं बताता। तभी
मिलर को धरती पर रहने वाले उस शख्स के सामान में एक मेटल बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ शीशियां और एक नोटबुक थी। जैसे ही बेलामी उस नोटबुक को उठाता है, ग्राउंडर घबरा जाता है, जिसे देखकर लगता है कि वो कुछ छुपाना चाहता है। उस नोटबुक में उस ग्राउंडर ने ऑक्टेविया के स्केचेस बनाए थे और कैंप की पूरी जानकारी लिखी थी। साथ ही उसमें क्लार्क के ग्रुप के मरे हुए लोगों की गिनती भी थी, जिसका मतलब उस ग्राउंडर ने उनके धरती पर कदम रखने के बाद से ही उन पे नजर रखना शुरू कर दिया था। इसी बीच आर्क पे एक आदमी जिसने अपनी पत्नी को खोया था ट्रेन पर हमला कर देता है, पर जज जाहा सही वक्त पर आकर मामला संभाल लेता है और सबसे सच बताने का वादा करता है। इसके लिए जाहा सभी लीडर्स की मीटिंग बुलाकर माफी मांगते हुए सच बताता है और ऐलान करता है कि धरती रहने लायक है। इस मौके का फायदा उठाते हुए डायना अपने वर्कर्स को दिलासा देकर स्थिति को संभालने में मदद करती है, जो देखकर जाहा डायना को काउंसिल सीट दे देता है। हालांकि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। उस आदमी ने डायना के कहने पर यह करा था ताकि जज को यह फैसला लेने पर मजबूर किया जा सके। वहीं धरती पर अचानक फिन को दौरे पड़ने लगते हैं, मुंह से झाग निकलते हैं और सांस तेज हो जाती है। उस दौरान तूफान की वजह से रेडियो सिग्नल नहीं था। तब क्लार्क समझ जाती है कि खंजर पर जहर लगा था, इसलिए वो ग्राउंडर के पास जाके उससे एंटीटोड मांगती है, पर वो कुछ नहीं बोलता। इससे बेलामी गुस्से में ग्राउंडर को बेल्ट से पीटना शुरू कर देता है, लेकिन ग्राउंडर अभी भी कुछ नहीं बताता। ये देखकर ऑक्टेविया ने जमीन से वही जहरीला खंजर उठाया और अपनी ही कलाई पर एक कट लगा दिया। वो जानती थी कि ग्राउंडर उसे मरने नहीं देगा, और सच में उसकी हालत देखकर ग्राउंडर ने एंटीटोड के बारे में बता दिया, जिसके बाद फिन को एंटीटोड देकर रेवन पानी लेने बाहर निकल गई। इधर अबिगेल ने क्लार्क से बात करते हुए उससे पिता का जिक्र करा, जिससे क्लार्क गुस्से में आ गई और उसने अबिगेल को बता दिया कि वो सच जान चुकी है कि उसके पिता के बारे में उसकी मां ने ही अथॉरिटी को बताया था। तब अबिगेल रोते हुए सफाई देने की कोशिश करती है, मगर क्लार्क रेडियो डिस्कनेक्ट कर देती है। इसी बीच ऑक्टेविया ने उस ग्राउंडर के पास जाके उसके जख्म पहुंचते हुए माफी मांगी, पर तभी ग्राउंडर ने धीरे से थैंक यू कहा। ये सुनकर ऑक्टेविया को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इंग्लिश समझता है, और अब तक फिन को भी होश आ चुका था, जिसके बारे में क्लार्क ने रेवन को बताकर उसका ध्यान रखने को कहा। वहीं आर्क पर सब धरती पर वापसी के बारे में सोच रहे थे, मगर मुश्किल ये थी कि आर्क पर 2000 से ज्यादा लोग थे, जबकि ट्रांसपोर्ट शिप सिर्फ 700 लोगों को ले जा सकती थी। अब इसी बीच कैंप में मौजूद एक लड़का जो कमाल का हिटमैन भी था, उससे आर्क का कमांडर बात करते हुए बेलामी को जान से मारने को कहता है, जिसके बदले में वो हिटमैन की मां को ट्रांसपोर्ट शिप में जगह दिलवा देगा। ये सुनकर वो हिटमैन भी ऐसा करने के लिए मान गया। वहीं बेलामी फिलहाल क्लार्क के साथ जाहा के बताए हुए एक रेस्क्यू स्टेशन को ढूंढने जा रहा था, ताकि सब अपने आप को सर्दी से बचा सके, जो देखकर हिटमैन भी उनका पीछा करने लगता है। वहीं बेलामी का कैंप में ना होने का फायदा उठाकर ऑक्टेविया वापस ग्राउंडर के पास जाती है, जो उसे अपना नाम लिंकन बताकर उससे प्यार से बात करता है। इधर अब तक हिटमैन को हमला करने का कोई सही मौका नहीं मिला था, पर किस्मत से क्लार्क और बेलामी को वो रेस्क्यू स्टेशन मिल जाता है, जहाँ गन्स और एम्यूनिशन भी थे, जिन्हें देखकर बेलामी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब उन्हें ग्राउंडर्स के भालों से डरने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद बेलामी क्लार्क को बंदूक चलाना सिखाता है और उसे प्रैक्टिस करने को कहता है, पर क्लार्क को बेलामी की हरकतों पर शक हो गया। उसने अपने बैकपैक में बहुत सारा सामान भरा, जैसे वो कहीं भागने की तैयारी में हो। दरअसल बेलामी को डर था कि आर्क के धरती पर आने के बाद जहाँ उसे कड़ी सजा देगा। इस बारे में वो क्लार्क को बताकर शूटिंग प्रैक्टिस करने को कहता है और खुद थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाता है। वहीं कैंप में जैस्पर घबराया हुआ ऑक्टेविया के पास आता है और कहता है कि उसने कैंप में ग्राउंडर्स देखे हैं, पर ऑक्टेविया के चेक करने पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। असल में जैस्पर ने कुछ नशीली नट्स खा लिए थे, जिस वजह से उसे हेलुसिनेशंस हो रहे थे। ये सुनकर ऑक्टेविया के दिमाग में लिंकन को बचाने का आइडिया आया और उसने पूरे कैंप में नट्स बांट दिए। वहीं बेलामी और क्लार्क भी वही नट्स खाने के लिए लाए थे, जिन्हें खाकर जंगल में बेलामी को भी अजीब चीजें दिखने लगती हैं। उसे जज जाहा दिखते हैं, जिनके पेट से खून बह रहा था और वो बदला लेने आए थे। साथ ही वहाँ वो 320 लोग भी थे जिन्होंने आर्क पे अपनी जान दी थी। तब बेलामी रोते हुए डर के मारे भागने लगा। वहीं क्लार्क को भी उसके पिता दिखाई देते हैं, जिन्होंने उसे दिलासा दिया और कहा कि उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है, इसलिए उसे उन्हें माफ कर देना चाहिए। पर जैसे ही वो बोल रहे थे, उनकी आवाज अचानक बदल गई। असल में वो हिटमैन ही था जिसने क्लार्क के सर पर पीछे से वार कर दिया, जिस दौरान वो उसे मारने भी वाला था, पर सही समय पर क्लार्क ने वहाँ आके बेलामी को बचा लिया। तब हिटमैन ने उसे सच बता दिया कि उसे कमांडर ने बेलामी को मारने को कहा था, क्योंकि उसने ही बेलामी से जाहा को मारने को कहा था, और अगर धरती पे आने के बाद बेलामी ने उसका नाम ले दिया तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। इतना बोलकर वो हिटमैन क्लार्क को मारकर बेलामी को भी मारने वाला था, जिस दौरान क्लार्क अपना बचाव करती है।
और तभी बेलामी ने एक खाली शेल उठाकर हिटमैन की गर्दन पे मारते हुए उसे खत्म कर दिया। इसके बाद क्लार्क ने बेलामी से वादा किया कि वो उसकी सजा माफ करने के लिए जाहा से बात करेगी। अब वैसे इस वक्त कैंप में भी हर कोई हेलुसिनेशंस का शिकार हो चुका था। ऑक्टेविया ने इस बात का फायदा उठाकर लिंकन को फ्री कर दिया। तब लिंकन ने उसे किस करा, जिसके बाद जैसे ही वो बाहर गया तब उसे फिन ने देख लिया, लेकिन लिंकन को रोकने की जगह फिन ने उसे जल्दी भागने का इशारा किया। आगे जब शाम में मिलर को लिंकन के भागने के बारे में पता चला तो वो परेशान हो गया। तब तक बेलामी और क्लार्क हथियारों के खजाने के साथ कैंप में भी वापस आ चुके थे और अब ये बेलामी का काम था कि वो बाकियों को भी बंदूक चलाना सिखाए ताकि ग्राउंडर्स के हमले करने पर वो सब तैयार रह सके। इससे सब काफी खुश हुए। इसके बाद क्लार्क ने जाहा से बात करके उसे कमांडर के बारे में बताते हुए बेलामी को माफ करने को कहा, जिस पर जाहा तुरंत मान गया क्योंकि वो कभी बेलामी को दोषी मान ही नहीं रहा था। इसके बाद कमांडर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, पर डायना ने अपने साथियों के साथ उसे जेल में कांच के टुकड़े से मार दिया और ऐसा दिखाया कि उसने खुद अपने आप को मारा है, क्योंकि असल में कमांडर से जाहा को मरवाने के लिए डायना ने ही कहा था। इसके अगले दिन जाहा ने सबके साथ वीडियो कॉल पे यूनिटी डे मनाया, पर जैसे ही जाहा ने अपनी स्पीच खत्म की तभी अचानक ठीक उसी जगह एक धमाका हुआ जहां जाहा खड़ा था। किस्मत से जाहा की जान तो बच गई थी, लेकिन केन ने इस धमाके में अपनी मां को खो दिया। इसके अलावा डायना को छोड़कर बाकी सब काउंसिल मेंबर भी या तो मर गए थे या जख्मी हो गए थे। इस गुस्से में जाहा ने केन को ही गुनहगार को ढूंढने को कहा ताकि वो ऐसा करने वाले से अपनी मां की मौत का बदला ले सके। अब वैसे तो ये काम भी डायना ने ही करा था, पर थोड़ी देर बाद वो अचानक केन के पास आके बताती है कि उसके सामने बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले ने सरेंडर कर लिया है। ये सुनते ही केन भागते हुए जेल की तरफ गया, मगर वहाँ जाते ही उसे जेल में बंद कर दिया गया क्योंकि डायना अब तख्ता पलट करने का पूरा प्लान बना चुकी थी। इसी बीच आर्क के कई हिस्सों में पावर कट होने की वजह से बाहर की हवा अंदर आने लगी और लोग जमकर मरने लगे। जहाँ को इस बारे में पता चलने पर वो केन को ढूंढता हुआ जेल की तरफ आया, लेकिन वहाँ उसे भी बंद कर दिया गया। इसके बाद डायना ने अपने साथियों को उसकी बात मानने को कहा और जो उसकी बात नहीं मानता उसे जान से मार दिया जाता। वही धरती पे ऑक्टेविया फिलहाल लिंकन से मिलने उसकी गुफा में गई थी, जहाँ उसके साथ इंटीमेट होने के बाद जब वो बाहर आई तभी वहाँ फिन आ गया, जिसने पहले तो लिंकन को उसका खंजर वापस किया और बाद में फिन को भी लिंकन से बात करके समझ आया कि सच में लिंकन ने ऑक्टेविया और उनकी जान काफी बार बचाई है। तभी फिन ने लिंकन को आर्क के आने के बाद के बारे में बताया, क्योंकि वो लिंकन और उसके साथियों को बचाना चाहता था, जिसके लिए ग्राउंडर्स को उनके कैंप के लोगों के साथ मिलकर रहना पड़ेगा, वरना आर्क के लोग आकर उनसे सच में जंग करेंगे। और अगर सच में सब नॉर्मल दिखाना था तो दोनों ग्रुप के लीडर को आर्क के आने से पहले इस बारे में बात करनी होगी। ये सुनकर लिंकन अपने लीडर से इस बारे में बात करने का फैसला करता है। तब फिन भी क्लार्क के पास जाके उसको सब बताता है, जो जानकर शुरू में तो क्लार्क डर रही होती है, पर बाद में वो मीटिंग करने के लिए मान जाती है। अब वैसे तो फिन चाहता था कि क्लार्क अकेले जाकर मीटिंग करे, मगर क्लार्क जानती थी कि ऐसे में खतरा हो सकता है, इसीलिए वो बाद में बेलामी को इस बारे में बताकर उससे हथियारों के साथ छुपकर पीछे आने को कहती है, जिस पर बेलामी भी मान जाती है। इसके बाद क्लार्क फिन के साथ ग्राउंडर्स के लीडर के पास जाती है, जिस दौरान बेलामी और जेस्पर भी उनका पीछा कर रहे थे। आगे सुबह होने पर फिन और क्लार्क मीटिंग पॉइंट पर पहुंचे। वहाँ ऑक्टेविया भी थी। उसने जब लिंकन को गले से लगाया तो पीछे छुपे बेलामी का खून खोलने लगा। उतने में ही वहाँ ग्राउंडर्स के लीडर एन्या घोड़े पर सवार होकर अपने दो साथियों के साथ आती है, जिस दौरान फिन ये देखकर हैरान था कि वो बिना किसी हथियार के आए थे, पर क्लार्क काफी कॉन्फिडेंट थी। उस दौरान क्लार्क ने एन्या की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन एन्या शुरू से ही गुस्से में थी क्योंकि उनकी वजह से उनका एक गाँव तबाह हो गया था। साथ ही उन्होंने लिंकन को भी टॉर्चर करा था। ये सुनकर भी क्लार्क ने एन्या से सही से बात करनी चाहिए। तभी अचानक पेड़ों में छुपे जेस्पर ने स्कोप से एक ग्राउंडर को देखा जो क्लार्क की तरफ धनुष तान कर खड़ा था। इससे गुस्से में जेस्पर ने उसे शूट करके खत्म कर दिया, जिस वजह से पूरी नेगोशिएशन वहीं धरी की धरी रह गई। और अब खतरे को भांपकर क्लार्क और उसके साथी पूरी रफ्तार से अपने कैंप की तरफ भागने लगे। इधर आर्क पे डायना का प्लान बस खुद को और अपने साथियों को धरती पे लेके जाने का था, इसीलिए वो रेस्क्यू पोर्ट लेके निकलने वाली थी। लेकिन लॉन्च से बस 2 मिनट पहले डायना का एक साथी अबीगेल के पास आके उसे भी साथ चलने को कहने लगा, क्योंकि डायना को एक डॉक्टर की भी जरूरत थी, मगर अबीगेल ने उसकी बात नहीं सुनी। इसलिए अब डायना के लोग गुस्से में डायना के साथ धरती की तरफ चले गए। इधर फिन, जिसको समझ नहीं आया था कि क्लार्क ने बेलामी और जेस्पर को इस बारे में क्यों बताया, वो क्लार्क से नाराज हो गया, लेकिन क्लार्क ने उसे कुछ समझाने की कोशिश नहीं करी। ठीक उसी पल क्लार्क और बेलामी ने आसमान में ट्रांसपोर्ट शिप को नीचे आते देखा, मगर डायना के लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पाए और शिप नीचे आके बुरी तरह क्रैश हो गया, जिसमें सब मारे गए। ये देख क्लार्क पूरी तरह टूट गई। इसके अगले दिन वो उस क्रैश साइट पे जाने के लिए गई,
जहाँ वो अपनी माँ की निशानियां ढूंढने की कोशिश में लगी थी। पर तभी रेवन ने उसे वापस चलने को कहा क्योंकि आसपास बहुत सारा फ्यूल फैला हुआ था जो छोटी सी गलती से बड़ा धमाका कर सकता था। इसलिए सब वापस कैंप में आ गए। पर वहाँ रात होते ही अचानक किसी ने कैंप की अलार्म वायर को छेड़ दिया, जिसे चेक करने जब ऑक्टेविया वहां गई तो वहां मर्फी यानी वही लड़का खड़ा था जिसे क्लार्क ने गुस्से में कैंप से निकाल दिया था। उसकी हालत काफी खराब थी और उसके कैंप से निकलने के बाद उसे ग्राउंडर्स ने पकड़कर काफी टॉर्चर किया था और तब से लेके अब उसे मौका मिलने पर वो वहां से भाग कर आ पाया। अभी जब क्लार्क वहां आके मर्फी को देखने लगी तो उसे पता चला कि उसकी उंगलियों को बुरी तरह कुचला हुआ था, साथ ही उसके नाखून उखाड़ लिए गए थे। इसलिए अभी क्लार्क ने उसकी मदद करने का फैसला किया। इसके बाद क्लार्क इस बारे में रेवन को बताने गई तो उसने देखा कि रेवन की आंखों से खून निकल रहा था और यही सिम्टम्स जल्दी ही कैंप के बाकी लोगों में भी दिखाई दिए। इससे क्लार्क को ये समझ आ गया कि ग्राउंडर्स ने मर्फी को इन्फेक्ट करके उसे जानबूझकर भागने दिया ताकि वो वायरस को अपने कैंप के लोगों में फैलाए और इससे सब लोग मारे जाएं। इसलिए क्लार्क ने तुरंत उन लोगों को क्वारंटीन करने का फैसला किया जो मर्फी के संपर्क में आए थे। शुरुआत ऑक्टेविया से हुई जो सबसे पहले उससे मिली थी। इस बारे में पता चलने पर बेलामी अपनी बहन के पास गया लेकिन उसे ऑक्टेविया में इन्फेक्शन का कोई निशान नहीं मिला। ये समझ आते ही क्लार्क ने कुछ सोचकर ऑक्टेविया को लिंकन के पास जाके इस वायरस के एंटीडोट के बारे में पूछने को कहा, मगर ऑक्टेविया को लिंकन के पास जाके पता चला कि इस वायरस का कोई एंटीडोट नहीं है। इससे कुछ लोग इम्यून होते हैं और इन्फेक्ट होने वाले लोग भी ज्यादातर कमजोर होते हैं, ना कि मारे जाते हैं। इसका मतलब जल्दी ही ग्राउंडर्स क्लार्क के कैंप पे हमला करने वाले थे और अब लिंकन भी उनकी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि उसके लोगों ने उसे गद्दार समझकर ग्रुप से निकाल दिया था, जिसकी वजह से वो कुछ दूर पहाड़ों की गुफा में रहने वाले लोगों के पास जाने के बारे में सोच रहा था। खैर अभी इस बारे में पता चलते ही ऑक्टेविया तुरंत कैंप की तरफ जाने लगती है। वही कैंप में इन्फेक्टेड लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी और कुछ लोग जो बहुत ज्यादा कमजोर थे वो मर भी चुके थे। इससे सब इतना ज्यादा डर जाते हैं कि आपस में ही लड़ने लगते हैं। तब क्लार्क हवा में गोलियां चलाते हुए सबको शांत करवाती है, लेकिन अब तक वो खुद भी इन्फेक्टेड हो गई थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर खुद को संभाल नहीं पाती और बेहोश होने लगती है। तब फिन उसको संभालता है जो रेवन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसके थोड़ी देर बाद ऑक्टेविया ने आके सबको लिंकन की सारी बातें बताई, जो सुनकर सब और ज्यादा डर गए और अब तक क्लार्क ने फिन से कहा कि वो इन्फेक्शन फ्री लोगों को अपने साथ कहीं और ले जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन फिन ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद फिन ने एन्या और उसके साथियों को रोकने के लिए रास्ते में मौजूद एक पुल को उड़ाने का प्लान बनाया, जिससे उन लोगों को कैंप तक आने में काफी टाइम लगेगा। इस पर सब मान गए और रेवन स्पेसशिप के क्रैश साइट पर गई, जहां से फ्यूल को सावधानी से लेके वो वापस कैंप में आ गई। वहां आके उसने बेलामी और फिन को बॉम्ब कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताया, जिस दौरान फिन ने ब्रिज पर बॉम्ब रखने का फैसला किया जबकि बेलामी निशाना लगाने वाला था। पर अब तक बेलामी भी इन्फेक्ट हो चुका था, इसलिए उसने जैस्पर को फिन के साथ जाने को कहा। तब उसकी हालत देखकर ऑक्टेविया उसके पास आई और दोनों ने बातें करते हुए एक दूसरे की सारी गलतियां माफ कर दी। अब रात में जब फिन बॉम्ब्स को लेने टेंट में गया तो वहां उसे बॉम्ब नहीं मिला क्योंकि रेवन खुद बॉम्ब लगाने जा रही थी, क्योंकि वो खुद भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। इस बारे में समझ आते ही फिन तुरंत जैस्पर के साथ रेवन को ढूंढने जंगल में निकल गया। अब एकदम सुबह सुबह के समय जैस्पर और फिन ने रेवन को ब्रिज के पास देखा, जहाँ वो बॉम्ब को फोड़ने के लिए उस पर निशाना लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीमारी के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रही होती। उतने में ही दूसरी तरफ से ग्राउंडर्स के आने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर फिन तुरंत रेवन को बचाकर अपने साथ लाने लगता है और तभी जैस्पर भी बॉम्ब पे शूट करके ब्रिज को बर्बाद कर देता है। इसके बाद कैंप में वापस आके रेवन ने फिन के साथ अपने रिलेशन को खत्म कर दिया, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि शायद फिन अब क्लार्क को ज्यादा पसंद करता है। अब इसके लगभग 2 दिन बाद वायरस का असर भी खत्म होने लगता है, लेकिन क्लार्क और बेलामी को यकीन था कि ये ग्राउंडर्स दोबारा हमला जरूर करेंगे। उसी रात अचानक खाने वाले कमरे में आग लग गई, जिससे उनका सारा खाना जल गया, जिसका मतलब अब उन्हें शिकार करने वापस जंगल में जाना पड़ेगा और इसी तरह सबका पेट भरा जा सकता है। इसीलिए अब क्लार्क, फिन और एक छोटा लड़का शिकार करने निकले, जिस दौरान फिन को क्लार्क के साथ जाते देख रेवन को जलन महसूस हुई और वो अकेली बाहर निकलने ही वाली थी कि बेलामी ने उसे रोक लिया। तभी रेवन को वॉकी टॉकी बनाने का आइडिया आया और वो उस काम में लग गई। इधर आर्क पर केन की आंख खुली और वो तुरंत दूसरे बचे हुए लोगों की तलाश में निकल गया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट शिप के लॉन्च होने के बाद में स्पेसशिप में कई दिक्कतें आ गई थी और सब लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे। तब केन ने सबसे पहले एक हेड इंजीनियर की मदद करी और थोड़ी ही देर में उन्होंने जाहा और कुछ और लोगों को ढूंढ लिया। पर अभी स्पेसशिप में कई खराबी आ गई थी और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उनके पास बस 51 घंटे का ऑक्सीजन बचा था,
दूसरी तरफ जंगल में शिकार करने से पहले क्लार्क, फिन और उस लड़के पर ग्राउंडर्स ने हमला करके उन्हें कैद कर लिया, जिसके बाद क्लार्क की आंख खुलने पर उसने खुद को एन्या के सामने एक गुफा में पाया, जहां एन्या चाहती थी कि क्लार्क उसकी एक साथी का इलाज करे जो उसी ब्रिज एक्सप्लोजन के टाइम पर घायल हो गई थी, और अगर क्लार्क ऐसा नहीं कर पाती तो वो लोग फिन को जान से मार देते। तब क्लार्क उस लड़की का इलाज करने की कोशिश करती है, मगर वो उसे बचा नहीं पाती, जिससे गुस्से में एन्या अपने साथियों से फिन को बाहर ले जाके मारने को कह देती है, जिसके बाद वो खुद भी बाहर चली गई थी। अभी क्लार्क के पास एन्या का एक साथी था, जिससे बात करके क्लार्क को पता चलता है कि एन्या अगले दिन वापस से उनके कैंप पर हमला करने वाली है और इस बार क्लार्क उन्हें बचाने के लिए उनके साथ नहीं होगी। ये सुनकर क्लार्क गुस्से में उस आदमी पे हमला करके जैसे तैसे उसे खत्म कर देती है और एन्या के बेस से भागकर कैंप की तरफ जाने लगती है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती और फिर से पकड़ी जाती है। इधर रात में क्लार्क और फिन के वापस न आने की वजह से रेवन को लगा कि वो दोनों कहीं रंगरेलियां मना रहे होंगे, इसीलिए उसने गुस्से में बेलामी के पास जाके इंटीमेट होने की कोशिश की और तब बेलामी भी उसके साथ इंटीमेट होने लगा। इधर आर्क के कुछ पार्ट्स को सही करते हुए केन ने आखिरकार अबीगेल को भी ढूंढ निकाला, जो भी थोड़ी देर में होश में आ गई, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग अपनी जान कैसे बचाएंगे। इधर एन्या के पास ट्रिस्टन नाम का एक आदमी आया, जिसने एन्या से क्लार्क को मारने को कहा। तभी अचानक उनकी नजर पहाड़ों की गुफा पे चल रही मशाल पर पड़ी, जिसे देखकर सब डर गए, क्योंकि वहाँ के लोग, जिन्हें रीपर्स कहा जाता है, ऐसी मशालें तभी जलाते थे जब उन्हें नीचे आना होता था, और ये ग्राउंडर्स के लिए भी खतरे की बात थी, क्योंकि वो ग्राउंडर्स के कट्टर दुश्मन है। खैर, एन्या एक भयानक स्कल मास्क पहने ग्राउंडर से क्लार्क को खत्म करने को कहती है और खुद वहाँ से निकल जाती है। तब वो ग्राउंडर क्लार्क को बेहोश कर देता है, लेकिन वो रात में उसे फ्री भी करवा देता है, क्योंकि असल में वो कोई और नहीं बल्कि खुद लिंकन था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता, और उसे ही पहले फिन को मारने का काम भी मिला था, लेकिन उसने फिन को भी बचा लिया था। वही कैंप के लोगों को जंगल में वो छोटा लड़का मिलता है जो फिन और क्लार्क के साथ गया था, और अभी वो बता देता है कि उन दोनों को ग्राउंडर्स पकड़ कर ले गए हैं। ये जानकर सब पहले तो उसे कैंप में वापस लेके आते हैं, जहाँ अकेले में जब वो लड़का मर्फी से पानी मांगता है तो अचानक मर्फी एक पॉलीथिन बैग उसके मुंह पर डालकर उसे जान से मार देता है, क्योंकि वो लड़का एक समय पर उसे मरवाना चाहता था। पर इतने में ही वहाँ जेस्पर ने आके सब देख लिया, इसलिए मर्फी ने जेस्पर पर बंदूक तान दी और वॉकी टॉकी मांगा, पर जेस्पर ने चतुराई दिखाते हुए बेलामी को मैसेज भेज दिया। इससे गुस्से में मर्फी ने तुरंत हैच बंद कर लिया और बेलामी को धमकी दी कि अगर उसने हीरो बनने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। तब बेलामी समझ गया कि मर्फी उससे बदला लेना चाहता है, इसलिए वो मर्फी से जेस्पर को छोड़ने को कहता है, जिसके बदले में वो अपने आप को उसके हवाले करने को तैयार था। इस पर मर्फी मानकर उससे पीछे वाले रास्ते से अंदर आने को कहता है, जहां मर्फी अब तक कुछ जलने वाले लिक्विड के ड्रम सेट कर चुका था। उस दौरान बेलामी के साथ रेबन भी अंदर आ गई थी, जो वहाँ के माहौल को देखकर समझ जाती है कि वो वहाँ गोली नहीं चला सकते, क्योंकि एक गोली सबको जान से मार देगी। फिन और क्लार्क को अपने साथ एक गुफा के रास्ते से कैंप की तरफ लेके जा रहा होता है, लेकिन उन गुफा के अंदर अभी सच में रीपर्स आए हुए थे, जो उन्हीं लोगों के वंशज होते हैं जो न्यूक्लियर वॉर में पहाड़ों में छुपकर बच गए थे, लेकिन वो जल्दी बाहर नहीं आते। पर जब भी आते हैं तो ग्राउंडर्स को उनसे काफी खतरा होता है। खैर, अभी वो तीनों आगे बढ़ते रहते हैं, जिस दौरान अचानक एक आहट को सुनते ही लिंकन मशाल बुझा देता है और थोड़ा सा आगे जाके फिन को अपनी डायरी देते हुए कहता है कि तुम दोनों यहाँ से निकलकर अपने साथियों के पास जाओ और तब तक मैं इन लोगों से लड़ता हूँ। शुरू में तो क्लार्क और फिन इस पर नहीं मानते, मगर लिंकन उन्हें वहाँ से भेज देता है। उस दौरान कुछ रीपर्स उन दोनों के पीछे भी लग गए थे, लेकिन फिन एक रीपर को मारने में कामयाब हो जाता है और दोनों जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रेवन बेली को मर्फी के पास भेजकर खुद सर्किट बोर्ड के पास जाती है, ताकि उसमें छेड़छाड़ करके वो हैच का दरवाजा खोल सके। जबकि मर्फी के पास जाते ही मर्फी ने बेलामी को फांसी पर लटका दिया था, पर किस्मत से रेवन तभी हैच का दरवाजा खोल देती है और सब अंदर आके बेलामी को बचा लेते हैं। लेकिन इस अफरा तफरी में मर्फी के हाथ में एक बॉम्ब लग जाता है, जिससे वो हैच के दूसरी तरफ की दीवार में छेद करके वहाँ से भाग जाता है। इसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ क्लार्क और फिन भी आ गए थे, जिन्होंने सबको वो जगह जल्द से जल्द खाली करने को कहा, क्योंकि ग्राउंडर्स कभी भी वहां पहुंचने वाले थे। ठीक उसी पल रेवन लड़खड़ाती हुई वहां पहुंची, जिसके पेट में मर्फी ने गोली मार दी थी। वहीं आर्क पर जाहो को काफी देर सोचने के बाद एक प्लान सूझा। उसने फैसला किया कि वो थ्रस्टर्स की मदद से आर्क को धरती के ऑर्बिट की तरफ भेजेगा, जिससे आर्क का एक हिस्सा स्पेस में रहेगा और बाकी धरती पे चला जाएगा। हालांकि इसमें 95% हिस्सा धरती से टकराकर बर्बाद हो जाता। जाहा ने उस बचने वाले 5% हिस्से के बारे में पता कर लिया, जो पानी में लैंड करके बच जाता और उसमें सबकी जान बच जाती।
किसी के पास और कोई रास्ता ना होने की वजह से उन्होंने ये प्लान मान लिया और सब 5% हिस्से में जाके बैठ गए। पर यहाँ दिक्कत ये थी कि किसी न किसी को पीछे रहकर उस हिस्से को मैनुअली लॉन्च करना पड़ेगा, जो हिस्सा स्पेस में रहेगा। तब केन ऐसा करने के लिए आगे बढ़ने लगा, मगर उसके ऐसा करने से पहले ही जाहा ने ये काम कर दिया, जिससे बाकी सब तो धरती की तरफ बढ़ने लगे, मगर जाहा स्पेस में ही रह गया। वहीं कैंप में क्लार्क रेवन को बचाने की कोशिश में लगी थी। तभी उसे बेलामी ने सुझाव दिया कि उन्हें रीपर से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मगर क्लार्क ने ऐसा करने से मना कर दिया। खैर अभी वो बस रेवन को बचाना चाहती थी, क्योंकि गोली उसके शरीर में अभी भी थी, मगर उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अब रात में अचानक ग्राउंडर्स ने वहाँ आके सच में हमला कर दिया, जिस दौरान क्लार्क के साथी भी उनसे लड़ने लगे। मगर ग्राउंडर्स सच में काफी खतरनाक थे, और खासकर ट्रिस्टन, जो सबको बुरी तरह से मारे जा रहा था। तब क्लार्क ने प्लान बनाया कि वो अपने साथियों को जैसे तैसे अंदर हैच में बुलाएगी और बाहर मौजूद रॉकेट शिप को ब्लास्ट कर देगी, जिसमें भी फ्यूल होने की वजह से बाहर मौजूद सब लोग मारे जाएंगे। इसी बीच रेवन दर्द के मारे बेहोश हो गई। इधर बेलामी एक बहुत खतरनाक ग्राउंडर से लड़ रहा था, जो उसको हमला करने का मौका ही नहीं देता। पर तभी ऑक्टेविया ने पीछे से आकर उसे खत्म कर दिया। लेकिन अब तक ऑक्टेविया की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी, जो देखकर बेलामी को समझ नहीं आता कि वो उसकी जान कैसे बचाए। तभी वहाँ लिंकन भी आ गया, जो ऑक्टेविया को लड़ाई के बीच से निकाल कर कहीं सेफ जगह ले जा सकता था, जहां उसकी जान बचाई जा सके। ये सुनकर बेलामी तुरंत उसे लिंकन के साथ भेज देता है। इस वक्त फिन भी उनके साथ चला गया था, ताकि वो रेवन को बचाने के लिए भी कुछ दवाई ला सके। उसके गुफा में जाने के बाद फिन की नजर रीपर की एक ड्राइंग पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे बेलामी की बातें याद आती हैं कि उन्हें रीपर्स की मदद लेनी चाहिए। इसीलिए वो लोग कुछ ग्राउंडर्स का ध्यान भटका कर उन्हें रीपर्स के एरिया में ले जाते हैं, जहाँ रीपर्स ने उनका काम तमाम कर दिया था। वहीं कैंप में लड़ाई के बीच में सबने आसमान से आ रहे आर्क शिप को देखा, जबकि इधर रेवन को बचाने के लिए क्लार्क ने उसे एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद वो अपने मेन प्लान के बारे में सोचने लगी। तब क्लार्क ने बाहर जाकर सभी लोगों को अंदर हैच में आने को कहा, जिस दौरान ट्रिस्टन बेलामी को बुरी तरह मार रहा था, जिसकी वजह से बेलामी अंदर नहीं आ पाता। ये देखकर फिन और मिलर जाके उसकी मदद करते हैं, पर इस बीच मिलर तो अंदर आ गया, लेकिन फिन और बेलामी अभी भी बाहर रह गए। अभी कोई और रास्ता ना बचने पर क्लार्क जैस्पर से गेट बंद करके बाहर ब्लास्ट करने को कहती है, और तब जैस्पर भी ऐसा ही करता है। मगर हैच का दरवाजा बंद होने से पहले एन्या भी अंदर आ जाती है। वो क्लार्क पे हमला करने ही वाली थी कि तभी मिलर ने उसे बेहोश कर दिया। तभी जैस्पर ने एक कंट्रोलर में वायर अटैच करी, जिससे बाहर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसमें बाहर मौजूद सब लोग राख हो गए। इधर अब तक आर्क भी एक नदी में आके क्रैश हो चुका था, पर किस्मत से सबकी जान बच गई। जिसके बाद अबीगेल ने जब बाहर आकर धरती को देखा तो वो बहुत खुश होकर इस बारे में जाहा को बताने लगी, और तब जाहा ने भी जाम पीते हुए उसे अलविदा कहा और सबकी अच्छी लाइफ की दुआ करी। इधर सुबह होने के बाद जब क्लार्क बाकी सबके साथ हैच से अंदर बाहर आई तो सबके सामने सैकड़ों कंकाल पड़े थे। उस दौरान क्लार्क को लग रहा था कि बेलामी और फिन भी मर गए होंगे। तभी अचानक आसमान से लाल रंग के स्मोक ग्रेनेड्स नीचे गिरते हैं, जिन्हें देखकर एन्या बताती है कि रीपर्स आ रहे हैं। पर इतने में ही उन स्मोक बॉम्ब से सब बेहोश हो गए। जिस दौरान बेहोशी की हालत में क्लार्क ने गैस मास्क पहने एक शख्स को अपनी तरफ गन तानते देखा। जिसके बाद जब क्लार्क की दोबारा आंख खुली तो उसने खुद को एक बिल्कुल सफेद कमरे में पाया। उसने अपने हाथ से आईवी ट्यूब निकाली और सामने वाले कमरे में मोंटी को कैद देखा। वहाँ एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था माउंट वेदर क्वारंटीन वार्ड, और ये वही जगह तो थी जहाँ उन लोगों को शुरुआत में आना था। पर ये लोग कौन हैं जो उन्हें यहाँ लेके आए हैं? क्या ये रीपर्स नहीं है? और बेलामी और फिन जिंदा हैं या मर गए? सबसे बड़ा सवाल कि अब आगे क्या होगा। माफ करना, इसका जवाब मैं आपको इसके दूसरे सीजन में ही दे पाऊंगा, क्योंकि ये सीजन यही खत्म होता है। मगर इसका दूसरा सीजन और भी दिमाग घुमा देने वाला है, पर वो चैनल पर लेकर आना है या नहीं उसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और अगर इसका दूसरा सीजन देखने के लिए 69 लोगों के भी कमेंट आते हैं तो मैं उसको अपने चैनल पर जरूर लेकर आऊंगा। बाकी तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।